छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज जगदलपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में आयोजित एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी में शामिल हुए। ये गोष्ठी बस्तर शांति समिति द्वारा लोकतंत्र बनाम माओवाद विषय पर आयोजित की गई थी। इस विचार गोष्ठी में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे। अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद बस्तर के लिए एक दंश है। उन्होंने कहा, मेरी तो रूह कांप जाती है जब मैं अपनी जहन में उन नक्सल घटनाओं को सोचता हूं जिसमें नक्सलियों ने निर्मम और क्रूरतापूर्वक हमारे कई जवानों और सलवा जुड़ुम के लोगों को मारा। कश्यप ने माओवाद के प्रभाव को खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। आज मंच पर बस्तर रो पड़ा है। वीर पर्वत भी हो गई, अभी गंगा निकलनी चाहिए। गणतंत्र नहीं, जनतंत्र होना चाहिए। बुलेट नहीं, बैलेट पर काम होना चाहिए। बस्तर में सुख, समृद्धि, शांति होना चाहिए। बस्तर के विकास के मार्ग से आईईडी हट जाना चाहिए। बस्तर में पूरी स्वच्छता, संपन्नता, सब कुछ है। माओवाद यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, बस्तर के जो लोग भी उनके साथ फंस गए हैं वो मुख्य धारा में वापस आए। ऑपरेशन नहीं करना चाहती सरकार और आज तो वेलकम नहीं तो सब्सिडी बढ़ती है। ऑपरेशन तो मजबूरी होती है। आपके घर में कोई बंदूक लेकर आएगा ना तो सरकार को रोकना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपके घर में कोई बंदूक लेकर पहुंचेगा ना तो फिर आप फोन करोगे, फिर रोकना पड़ता है। रोकने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बस्तर के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जो जो आवश्यक है सब किया जाएगा। बस्तर के लोगों को बीमार होने पर सड़क अच्छी मिलनी चाहिए। बस्तर के बच्चे को कुपोषित नहीं होना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए। स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, आज की मौलिक आवश्यकताएं हैं, ये सबको मिलनी चाहिए। इलाके में आदिवासी मारा जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में जिसमें बस्तर शांति समिति ने हम सबको निमंत्रित किया था, मैं बहुत प्रसन्नता के साथ ही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आदरणीय राजीव रंजन जी ने, जो बिचेली के निवासी हैं, जिन्होंने नुक्कड़ों में गीत गाए हैं और उन्होंने ही आज आकर के मंच पर अपनी बात रखी है। आदरणीय केदार कश्यप जी ने पूरे बस्तर को याद करके आज अपनी बात रखी है। भावुक भी हो गए थे वो। इन सारी बातों के साथ माओवाद क्या है, आज उस दिन का जन्मदिन है, आज उस दिन का एनिवर्सरी है जिस दिन में 3 और 4 की दरमियानी रात को 1989 में बीजिंग के तियानमन चौक पर 10,000 से अधिक लोगों को टैंक से उड़ाने का काम वहाँ की माओवादी सरकार ने किया था, उसको याद किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माओवादी जो कह रहे हैं सरकार अनुकूल माहौल नहीं बना रही, तो क्या ऐसे आयोजनों को प्लेटफॉर्म माना जाए? दो देशों के बीच युद्ध होता है तो तीसरे देश में बैठकर दो देश वाले आपस में बात करते हैं कि मामला कैसे ठीक किया जाए। अनुकूल माहौल का क्या मतलब होता है? सारे सैनिक अंदर चले जाएं। अनुकूल माहौल का मतलब ये होता है आप बात करें, आप क्या चाहते हैं जनता को बताएं। अरे जनता को तो बताएं, चाहते क्या है भाई? स्कूल न बने, अस्पताल न बने, सड़क न बने, भैया ही मामला है। ऐसे नहीं होता भैया। अगर कोई मन में भाव है कि क्या होना चाहिए तो बात करनी चाहिए। सरकार भी तो चाहती है बस्तर की उन्नति हो, आप भी चाहते हैं, अगर वो भी चाहते हैं बस्तर की उन्नति हो, तो दोनों की बात अगर एक है, लक्ष्य एक है, तो मार्ग भी एक हो सकता है। चर्चा करनी चाहिए। जिस माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, वो माओवाद आपको कुछ देने वाला है, बस्तर को कुछ देने वाला है। जिस दुनिया में माओवाद का असर क्या हुआ था तियानमन चौक पर, हम सब देख कर आए हैं अभी, ये क्या देने वाला है? ये संदेश है कि बड़ा प्लेटफॉर्म है भैया। जिस तरह से बातचीत हो, बस्तर में बहुत से सोशल वर्कर से बातचीत करना सब लोगों ने शुरू किया है। सबका भाव एक ही, शांति बहाली। प्रसिद्ध लेखक राजीव रंजन प्रसाद ने भी इस गोष्ठी में प्रमुख वक्ता के रूप में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए।
उन्होंने लोकतंत्र बना माओवाद, थिएन आनमन की विरासत का बोझ विषय पर गहनता से और विस्तार पूर्वक बातें रखीं। उन्होंने माओवाद की समसामयिकता और आर्थिक जड़ों को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसके समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उन्होंने चीन में माओवाद के नाम पर हुए कत्लेआम, बीजिंग के थेन आमनन चौक पर शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की मांग करते एकत्र हुए हजारों छात्रों और नागरिकों पर चीनी सैनिकों द्वारा टैंकों से गोलीबारी कराए जाने की निर्मम घटना को सविस्तार बताया। उन निर्मम हिंसक विचारों से प्रेरित माओवादियों से बस्तर के भोले भाले लोगों को बचाने, बस्तर में शांति और विकास पर जोर दिया। सीतारामैया के बेटी और दामाद एम्स में डॉक्टर हुआ करते थे। बस्तर में ओरछा की तरफ वो सिर्फ इसलिए आए थे कि यहाँ मलेरिया का इराडिकेशन एक प्रोग्राम चल रहा था और उस मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम में इन बेटी और दामाद को जब ये पता चला कि इससे खूबसूरत जगह तो हो ही नहीं सकती है और उन्होंने इसकी सूचना अपने पिता कोंडापल्ली सीतारामैया को दी। बाद में जब मुलुगु के जंगलों में अब उसका वो सम्मान रहा नहीं, उसको लगता था वो किसी से नजर नहीं मिला पाएगा और धीरे धीरे घुलते वो सिर्फ अपने आप में केंद्रित एक कोने में रह गया। हमारे बस्तर में ऐसे बहुत से सयाने लोग हैं जो अपनी बात कह ही नहीं पाते, उनकी बात पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आंसू अपने आप में उन हजारों हजार आंकड़ों से बहुत अधिक आगे। ये बस्तर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने दुष्यंत कुमार की एक कविता से बात की, शायरी से अपनी बात शुरू की थी। मैं भी वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। प्रस्तुत किया। पहले मैं वो छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखता हूं और उसके बाद आप स्वयं देखें कि इस आंकड़े को हम बस्तर से कैसे जोड़ सकते हैं। सोवियत संघ 2 करोड़ मौतें, चीन 6.5 करोड़ मौतें, वियतनाम 10 लाख मौतें, उत्तरी कार्रवाई करता है तो अमेरिका में बैठे लोग भी चीखते हैं, ब्रिटेन में बैठे हुए लोग भी चीखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि जब सलवा जून के अगवा लगातार मारे जा रहे हैं, ये हत्यारे हमारी ओर आ रहे हैं, हमको सतर्क होना होगा और हत्यारों से अगर आज आप सावधान ना हुए तो ये आग हमारे आपके घर कब पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में, हमारे दूर के कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा की और बस्तर क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। इस प्रकार की विचार गोष्ठी न केवल जागरूकता बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि समाज को एकजुट होकर माओवाद जैसी चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा भी देती है। सरकारी सरकार को न तो इस पर कोई अफसोस है और न ही शर्म, बल्कि इस हत्याकांड को छुपाने की हर तरकीब पर प्रयास आजमा रही है। चाइना की चमक धमक दूर से रंगीन दिखती है, हकीकत तो दूर के ढोल सुहावने जैसी है। यहाँ की तानाशाह सरकार में लोगों की स्थिति किसी गुलाम से कम नहीं है। चीन में साल 1989 की नरसंहार घटनाओं